जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसड़ा बलिया। आइए बच्चों, देखते हैं आज का हम लोगों का हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर बायो-सैवर्ट लॉ, यानी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो-सैवर्ट का नियम। इसे बायो-सैवर्ट का नियम भी कहते हैं। अभी हम समझाएंगे आपको। आइए देखते हैं। पहले ये जाने बच्चा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर किसी एक दिशा में आकर के ठहरती है, तो वह चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उसे कंपास की सुई भी कहते हो। तो कंपास की सुई को लाने पर उसकी सुई घूम करके किसी एक दिशा में ठहरती है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम जानेंगे कि धारावाही चालक के कारण कैसे चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके लिए प्रयोग में ऑस्टेड ने बताया था कि जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेड का प्रयोग था। आपको पीछे बताया गया होगा कि जैसे चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो कैसे जाना था? तो जैसे ही किसी चालक तार में कोई लंबा तार है, सपोज कीजिए कि तार क्या है, AB है, और जैसे ही इसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे, इसको हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक, तो जैसी धारा का प्रवाह होगा, ये धन है, माइनस है, धारा का प्रवाह धन की तरफ से होता है, ऋण की तरफ, धन से ऋण की तरफ। तो जैसे ही हम प्रवाह करते हैं धारा का, जैसे धारा बहने लगता है, तो जो चुंबकीय सुई होता है, अगर हम धारा का प्रवाह नहीं कर रहे हैं, सपोज कीजिए अगर नहीं कर रहे हैं, तो यह चुंबकीय सुई ऐसे पैरेलल रहती है, ठीक है, ऐसे ही पैरेलल रहती है, समांतर रहती है भी। लेकिन यहाँ पर धारा का प्रवाह दिखा चुका है, चूँकि अब समझना नहीं है इसको, पीछे हम पढ़े थे। तो जैसे ही हम इसको धारा देने लगते हैं तो सुई घूम करके किसी एक दिशा में, ऐसे थी ना, समांतर थी ना, ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि चुंबक के पास भी यह चुंबकीय सुई आने के बाद घूम करके एक दिशा में हो गई थी, ठहर गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम किसी चालक तार में धारा, जैसे भी है आपका चालक तार, जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो चुंबकीय सुई के ऊपर एक बल लगता है। इसका मतलब ये है कि धारावाही जो हमारा चालक तार है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो ये क्लियर हो गया। ये बायो-सैवर्ट का नियम हम इसी के ऊपर जानेंगे। फिर अगर मान लीजिए कि धारा की दिशा हम बदल दें, तो जैसे ये बड़ा हो जाए और ये छोटा, तो धारा की दिशा ऐसे हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। जैसे ये चल रहा था ना, बहुत सारा खींच दिए थे इसमें, ये उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ही ये उल्टा हो जाएगा, समझिएगा, जैसे उल्टा हो जाएगा तो ये सुई घूम करके ऐसे नहीं बल्कि ये बिहेव ऐसे करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी चालक में धारा का हम प्रवाह करेंगे तो यह चालक के पास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारी सुई बता रही है। अब आगे देखते हैं। तो इसके अनुसार हमको ये कहना पड़ेगा कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, मान लेते हैं कि एक हमारे पास चालक तार है अनंत लंबाई का, और इस चालक तार में I धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, I धारा बह रही है। तो अगर हम ये कहें कि इस चालक के छोटे से अवयव, ये अवयव माने डेल्टा L से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो वैज्ञानिक थे फ्रांस के, उनका नाम था, एक का नाम था बायो, दूसरे का नाम था शेपर्ड, और उन लोगों ने 1820 ईस्वी में इसकी खोज किया था, ठीक है ना, कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसके ऊपर निर्भर करता है। तो बेटा ये हमने माना कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, इस अनंत लंबाई के चालक तार का एक छोटा सा हमने अवयव लिया है AB, ठीक है, क्या लिया है, AB लिया है। इस AB तार से निकट स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो चार बातों पर निर्भर करती है। पूछे कौन कौन सी बातों पर निर्भर करती है? तो पहला जानिए, ये
चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो B अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं चालक खंड लघु अवयव डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत धारा I के, ठीक है। और तीसरा ये है कि यह इस लघु अवयव डेल्टा L और P के बीच बने कोण थीटा के ऊपर, यानी यह कोण साइन थीटा से जाना जाएगा, इस साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है। चौथी बात क्या होती है कि चालक खंड से जितनी दूरी पर होती है यह r दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको मिला दें, इसको हम क्या करें, मिला दें, तो B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, डेल्टा L इंटू आई इंटू साइन थीटा, और नीचे है तो हम लिख लेते हैं r का स्क्वायर, यानी इसको सजा के लिखेंगे। अब जो है अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो आप एक नियतांक देंगे। अब यह नियतांक को अगर हम माने तो नियतांक होता क्या है, तो ये होता है बच्चा म्यू नॉट बटा में 4 पाई, ठीक है। अब सजा के लिखेंगे I इंटू डेल्टा L साइन थीटा बटा में होगा r का स्क्वायर। तो अब ये कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, 4 बातों पर निर्भर करती है। 4 बातें क्या हैं, तो चालक खंड की लंबाई जितना ही अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। अगर धारा प्रबल बहवाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा बच्चा, बढ़ जाएगा। और उसी तरीके से इसके बीच के कोण का मान के ऊपर निर्भर करता है जो साइन थीटा के नाम से जाना जाएगा। तो B अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, और लेकिन दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, यानी कितने के बराबर होगा, तो B व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r के। मैंने क्या करा, चारों को 1 2 3 4 ये हमेशा याद रखते हैं, इसी से सूत्र हमको मिला करता है। तो B अनुक्रमानुपाती किसके होगा, तो डेल्टा L हमने मिलाया है I इंटू साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। अब हमने अनुक्रमानुपाती को हटाया है, एक नियतांक दिया है, और यह नियतांक क्या है, तो म्यू 0/4 पाई। अब ये पूछे कि है क्या चीज़, तो ध्यान से समझिए। ये बेटा जो हमारा म्यू 0/4 पाई है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र का अनुक्रमानुपातिक नियतांक कहते हैं। ये क्या है बेटा, आपका नियतांक है, ठीक है ना, नियतांक है। तो इसका मान क्या होता है, तो प्रयोगों के आधार पर इसका मान जो होता है वो पाया गया है। तो म्यू 0/4 पाई, ठीक ना, इक्वल टू होता है 10⁻⁻7, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर, ऐसे होता है। लेकिन अगर हम इसको 4 से गुणा कर दें, मतलब 4 पाई से ले गुणा कर दें, तो म्यू नॉट बराबर क्या होगा, तो ये होगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, ठीक है, ये होगा बेटा न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होगा, ठीक है। पूछिए ई म्यू नॉट क्या है, तो म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। इसको क्या पढ़ते बेटा, म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है, चुंबकशीलता, ठीक है ना, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये म्यू नॉट को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, याद रखना होगा। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसने इसका खोज किया। तो 1820 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के या फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था बायो, दूसरे का नाम था सेवर्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके इस नियम को दिया कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, जो आपके सामने आ गया है, ठीक है। जहाँ म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, परमिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, और इसकी बीमा क्या होती है। तो आइए विचार कर लें इस पर।
यहाँ तक देख लिया आपने, समझ लिया। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको, आगे देखिए। अब हम जानेंगे म्यू नॉट की बीमा। बीमा जान लेंगे ना तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक भी जान लेंगे। तो म्यू नॉट का मात्रक मैंने क्या लिखा है आपके सामने देखिए। तो म्यू नॉट का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर के स्क्वायर। एक और होता है बच्चा, इसको भी जानेंगे, ये होता है आपका वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या करके दिखा देते हैं इसी को, या क्या कहते हैं एम्पियर मीटर भी कहते हैं इसको, एम्पियर मीटर भी कहते हैं, या इसी को हम नाम देते हैं टेस्ला। ये भी याद रखिएगा, टेस्ला के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर दिया गया है। तो अगर हम म्यू नॉट यानी म्यू जीरो जो है आपका परमिटिविटी या फिर स्पेस है, इसकी अगर बीमा निकालें तो क्या होगा, तो इसी से निकल जाएगा आपका। तो म्यू नॉट का बीमा तो हाँ, न्यूटन प्रति क्या है एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन की बीमा बल क्या है, तो बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। आइए देखते हैं, न्यूटन बल है, बल की बीमा निकालेंगे। ये बल है, बल का मात्रक न्यूटन, तो ये होगा mL/(-2), पीछे से आप पढ़े होंगे, ठीक है। और ये हो गया एम्पियर/(2). बेटा कुछ नहीं करना है, बीमा जब भी लिखा जाता है एक कोष्टक में लिखा जाता है और पूरा का पूरा मान इसका अंश में होता है, ठीक है। तो यही देख लेते हैं आगे। तो क्या होगा mL/(2) और ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो गई। तो म्यू नॉट की बीमा आपको मिल गया। और याद रखना, किसी भी कंपटीशन के तहत पूछ लेता है कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट की बीमा क्या होता है, और इनके पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। देखते बेटा, म्यू नॉट का MKS या SI पद्धति बोलते हैं, दोनों बात ध्यान रखिएगा। म्यू नॉट का MKS पद्धति में मात्रक, ठीक है, मात्रक। बेटा देखो कुछ नहीं करना, जो बीमा हम निकाल लिया वही मात्रक बता देगा। तो M है तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान है तो मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, L है तो मीटर है, ठीक है, और T है तो क्या है, सेकंड है, ठीक है ना। पर घात क्या होगा, -2। A क्या है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर पर घात क्या होगा, -2। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट का बीमा क्या होगा, म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा एमकेएस पद्धति में, SI पद्धति में, ये हम लोगों ने सीख लिया। तो ये आप याद रखिएगा। मैं फिर आगे देखता हूँ। जय हिंद।